आज आप लोगों का फिर से एपी एजुकेटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2015 का। हालांकि मैं 2011 से पेपर सॉल्व करा रहा हूं। मेरी सीरीज है 2011 से लेकर के 2016 तक आएगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप हमारी सीरीज को भी देख सकते हैं और एक साथ आपको वहां से मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल को भी आप विजिट करके एपी एजुकेटर आप सारी सीरीज को एक साथ देख सकते हैं। तो आपका इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम में। तो ये आपका सच में प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्योंकि मैं इसे खुद से टाइप करके फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं पेपर लेता हूँ तो पेपर पे पहले ही सब लोग निशान लगा देते हैं एग्ज़ाम देते समय, तो उसको कंसिडर करने से बढ़िया है कि मैंने अलग से टाइप कर दिया है। तो यह पेपर 20 फरवरी 2015 लिखा है यहाँ पे, जबकि मिस प्रिंट हो गया है। तो यह 20 सितंबर को हुआ था 2015 में। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं, प्राथमिक स्तर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, शैशवा काल की अवधि है। आपका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। मैं आंसर बताऊंगा, बट आप लोग पहले से चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी, जन्म से 2 वर्ष तक। यह अवस्था जो है मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। इस अवस्था में जो है मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है और मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी गतिक। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका सही होगा ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। मैंने पियाजे का एक चैप्टर लिया है, मैंने पढ़ाया है, तो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से पियाजे के बारे में देख सकते हैं। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, तो आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी अवस्था किस वर्ष तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी जटिल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन डी साधारण से आसान। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका ए, सामान्य से विशिष्ट, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समीपस्थ विकास, ऑप्शन बी सहयोग देना, ऑप्शन सी सहभागिता अधिगम, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। तो आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। आपका ऑप्शन सही होगा बी, सहयोग देना। सहयोग मिलने से अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी आत्मसात्करण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी अहं केंद्रिता। तो आपके सामने ऑप्शन है, चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो
आपका सही आंसर आपका होगा सी, समायोजन। क्योंकि नवीन जानकारी को शामिल करना वर्तमान स्कीमा में बदलाव ही समायोजन कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ऑप्शन ए अहं केंद्रित समाजीकृत, ऑप्शन बी समाजीकृत अहं केंद्रित, ऑप्शन सी जीववादी समाजीकृत, ऑप्शन डी परिपक्व अपरिपक्व। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन सही होगा बी, समाजीकृत अहं केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अधिक अहंकृत होती है, मतलब अहंकृत अधिक होती, अहं केंद्रित अधिक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए शिक्षा में शामिल, ऑप्शन बी बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है और बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई है, तो सबसे ज़्यादा आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर आपका सही होगा ए, बच्चों के लिए शिक्षा में शामिल। यानी कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है और बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं को व्यवहार में रख करके, ध्यान में रख करके किया जाता है, इसलिए बच्चों के लिए शिक्षा में शामिल। चलिए ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन ए स्थानिक, ऑप्शन बी शारीरिक गतिबोधक, ऑप्शन सी संगीतमय, ऑप्शन डी भाषाई। तो आपका सामने ऑप्शन है आपके, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मधुर संगीत की बात कही गई है तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी, संगीतमय, बुद्धि उच्च स्तरीय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन ए नीतिपरक, ऑप्शन बी लिंग जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन सी शिक्षा प्रद, ऑप्शन डी सही दृष्टिकोण वाला। तो आप लोग चेक कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट किया है कई बार, लिंग पक्षपात से है रिलेटेड, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा बी, लिंग जेंडर पक्षपाती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप में बदलना है। ऑप्शन ए बच्चे व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यवस्था बच्चे, ऑप्शन सी परिवेश परिवार, ऑप्शन डी बच्चे परिवेश। तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा जो होती है चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी कि बच्चे के हित में रख करके सारा कार्यक्रम किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, इसलिए आपको ऑप्शन सही होगा बी, पहले व्यवस्था होगा उसके बाद बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे की ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए तालमेल बैठने वाले, ऑप्शन बी संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन सी सुगमकर्ता की, ऑप्शन डी निर्देशक की। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, सुगमकर्ता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की है? ऑप्शन ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी उच्च आत्मा क्षमता, ऑप्शन सी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं,
ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन डी पारिवारिक अपेक्षाएं। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन सही होगा ए, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, ऑप्शन डी बात करने शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव है, तो आपका ऑप्शन ए है सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन सी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो बाल विकास एवं सिद्धांत का जो नियम नहीं है पूछा है तो ये है, क्योंकि कभी जो अधिगम की गति धीमी होती है कभी अधिक होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है गलत यही होगा, डी वाला गलत है, जबकि इसको आप सही करेंगे। बाकी आपका सभी विकास एवं क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये भी सही है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है, लेकिन आपका जो डी है ये गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए, ऑप्शन बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन सी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ऑप्शन डी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी सांवेगिक चिंतन, ऑप्शन डी अहंवादी चिंतन। तो देख लीजिए क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, मैंने इसे बताया था, तो यहाँ पे आपका सही होगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? तो आपका ऑप्शन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, ऑप्शन सी बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, ऑप्शन डी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके शिक्षक के बारे में पूछ रहा है, तो बच्चे के बारे में शिक्षक से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपका है, इसका सही आंसर आपका होगा ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि लोग अंतःक्रिया करके एक दूसरे से संपर्क बना के सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे ऑप्शन ए जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ऑप्शन सी बच्चे बर्तन के समान होते हैं जिससे बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ऑप्शन डी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चे पूछा है तो बच्चे के बारे में बताना है कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर होगा, तो आपको चेक करना है, तो आप चेक करिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे जो हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं
जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करके सीखते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन सी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो। ऑप्शन डी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चे कौन कौन सी त्रुटि करते हैं सामान्य रूप से आप जानते होंगे अगर शिक्षक होंगे तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। यानी कि बच्चे अगर गलतियां नहीं करेंगे तो वह नहीं सीखेंगे, यानी गलती कर करके ही वे सीखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। ऑप्शन बी, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन सी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाना जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो आपके सामने काफ़ी बड़ा ऑप्शन है, तो चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा, क्योंकि पढ़ने में 1 मिनट टाइम ख़त्म हो जाता है एग्जाम में। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। यानी कि बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उसे प्रोत्साहित करें और उसके विविध कक्षा के विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए, मूल्यों। ऑप्शन बी, अभिक्षमता। ऑप्शन सी, अधिगम शैली। ऑप्शन डी, परावर्तकर्ता स्तर। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन से ये स्पष्ट होता है कि वह उनके शैली के बारे में बता रहा है, पढ़ने की शैली, यानी कि वह किस तरह से वह सीखते हैं उस पर बता रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा अधिगम शैली। यह उनकी अधिगम शैली पर भिन्नता के कारण है, उनका सीखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकेंड के प्राथमिक स्तर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। ऑप्शन बी, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी, जो बच्चे कक्ष में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए कौन सा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है। तो चेक करने पे यही पता चल रहा है कि आप देख लीजिए सी वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, हमारे आसपास का वातावरण। ऑप्शन बी, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। ऑप्शन डी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर आपका सही होगा
आप लोग चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका आंसर सही होगा बी, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट है आपका 25, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन ए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ऑप्शन बी, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी, बच्चों संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो देख लीजिए इसमें से कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है। तो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है जो कि ज़्यादा पॉजिटिव है। देख लेते हैं, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना चाहिए। ऑप्शन डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो चेक कर लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को देखना है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कौन है। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए, परिवार। ऑप्शन बी, कंप्यूटर। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता। ऑप्शन डी, राजनीतिक दल। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो प्रमुख कारक जो है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर वो वयस्क पूछता तो शायद कुछ और होता, लेकिन एक बच्चे के लिए सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, परिवार, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा पहले परिवार से ही सामाजिकरण सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि डैश। ऑप्शन ए, इससे शिक्षक का काम हो जाता है। ऑप्शन बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में सामर्थ्य होते हैं। तो देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि मैक्सिमम सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, यानी कि जब एक दूसरे से सहयोग समूह में कार्य करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग लेकर के वो अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन डी, गति समन्वय अक्षमता डिस्फ्रैक्सिया। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यानी कि पढ़ने में जो कठिनाई होती है तो यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अक्षमता से का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए,
पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, यानी वह डिसलेक्सिया डिजीज से ग्रसित है। चलिए क्वेश्चन से यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखें, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा तो अच्छा होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।